गुड इवनिंग जी, हर हर महादेव। 1 मिनट अपनी क्लास चालू करते हैं ना, बस 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि अगर कोई ज्वाइन करने वाला है तो ज्वाइन कर लेगा। वेरी गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। 1 मिनट में अपनी क्लास शुरू करते हैं अभी। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर अपनी क्लास शुरू। आप लोग संडे को आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। संडे को आप लोग का जो है एक तरह से ये बोल सकते हो भाई, लाइव डिस्कशन बोल सकते हो, चाहे आप टेस्ट बोल सकते हो। बस टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा कि आपको अगर वो टेस्ट देना है तो आपको उसी समय क्लास में ज्वाइन करना होगा। होगा कुछ भी नहीं, सीधा एज यूजुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये है कि जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ही आंसर लिखना होगा, ऑप्शंस नहीं होंगे। जो मेंस वाले जो भी 5 या 7 क्वेश्चन आपसे लिखवाए जाएंगे, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आंसर लिखना होगा। तो ये एक पैटर्न होगा। फायदा ये हो जाएगा कि 1-1.5 घंटे में आपको जो भी टेस्ट देना है वो आप टेस्ट दे देंगे। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। चलो भाई, अब अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपने ऑर्डर 16 जो है अपने उसको पढ़ रहे हैं और उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे आज अपने ऑर्डर 16 को खत्म करने की। किसी को कोई भी सवाल कुछ ऐसा जो ऑर्डर 16 में आपने पढ़ा हो, जिसको लेकर कोई डाउट आया हो, या पढ़ा ही नहीं है? पढ़ा था जी। हम्म। हाँ, उसमें ये बोला है, उसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ, अगर गलत हो तो बता देना। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि कोर्ट में इशू समन विद इन 5 डेज, और या फिर ऐसे विद इन 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन, ऐसी कोई लैंग्वेज है उसकी। 1 मिनट, 1 मिनट, अपने अभी देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेस के बाद। ठीक है, अब अभी देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब, 1 मिनट, ऑर्डर 60, ठीक है। Subject to the provisions of sub rule 2, summons referred to in this rule may be obtained by the parties on an application to the court or to such officer within 5 days of नहीं नहीं, यही है। ये कह रहा है कि सम्मन जो है आप ऑब्टेन कर सकते हो, आप सम्मन कोर्ट से ले सकते हो
जब आप एप्लीकेशन डालोगे उस एप्लीकेशन के 5 दिनों के अंदर अंदर, ये जो ये बोल रहे हैं ना विद इन 5 डेज, आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा आज मतलब थोड़ा सा अपने लेवल बढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, पर अभी बता देता हूं। हमने जो बात पढ़नी चालू की थी कि भाई लिस्ट ऑफ विटनेस कब प्रेजेंट करनी होती है, अपने ऐसा बोल देते हैं विद इन 15 डेज ऑफ इश्यू फ्रेमिंग। ठीक है, ये बात सही है, कोई दिक्कत? अब एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रैक्टिकली होता है कि भाई आप चाहे तो इसी समय एप्लीकेशन डाल दो जिस समय आप लिस्ट पेश कर रहे हो, चाहे तो आप एप्लीकेशन एनी स्टेज मतलब कि भाई एविडेंस की स्टेज के दौरान, एविडेंस की स्टेज यानी एविडेंस की स्टेज खत्म हो गई, आपको कोर्ट ने कहा था भाई अपने गवाह लेके आओ, आप अपने गवाह ला चुके हो, जब सामने वाली पार्टी लाती है तब आपको अरे सर सर हमारा भी एक रह गया, ऐसे नहीं, आपको जो मौका चाहिए उस समय आपको जिसको भी बुलाना है उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो प्रैक्टिकली तो ये होता है कि भाई आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, लिस्ट जब आपने पेश की है तभी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, एनी स्टेज जिस समय आपके पास मौका है तब तक, जब एविडेंस स्टेज जो अपने को बोलते हैं उसमें। यहां पर ये बोलता है कि भैया ऐसा है, सिंपल सी जो भाषा बनती है कि भाई ऐसा है, अगर तो आप लिस्ट के साथ ही आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको 5 डेज फ्रॉम लिस्ट, जिस दिन आपने लिस्ट प्रेजेंट की, अब चाहे ऐसा बोल दो 5 डेज फ्रॉम लिस्ट 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन आप साथ में डाल रहे हो। अगर आप एप्लीकेशन बाद में डालते हो तब भी रूल यही फॉलो होता है, 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन। हालांकि कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट को ये कहा गया कि आप कोशिश करना भैया 5 दिन देने की, 5 दिन में ही देना है, नहीं दोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप कोर्ट को सीपीसी को भी पता है भैया 5 दिन के अंदर डिसाइड होता है कि सम्मन देना है कि नहीं देना। ठीक है, हाँ जी। तो जो ये लैंग्वेज इन्होंने लिखी है ना विद इन 5 डेज फ्रॉम लिस्ट, वो इन्होंने इस हिसाब से लिखी है कि अगर आप एप्लीकेशन के साथ ही लिस्ट लगाते हो तब। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने दोबारा, आज टॉपिक चालू करते हैं, कोशिश करेंगे आज टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की। और आज अपने मतलब अभी तक तो अपने जो पढ़ रहे थे मोटा मोटी चीजें चला रहे थे, जहां भी कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही थी या ऐसी कोई चीज लग रही थी जो मुझे लगता था कि यार ये आपको कॉन्सेप्ट मतलब कंसेप्ट समझने में दिक्कत कर सकती है, तो फिर उसको भी बाहर निकाल। आज अपने थोड़ा सा चीजों को अच्छे से लेकर चलेंगे, ताकि अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए, अगर हमको वो ये बोल दे कि भाई 6 नंबर के अंदर कि भाई सम्मन टू विटनेस के ऊपर लिखो, तो हम बता सके। अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है सम्मन टू विटनेस वाली चीजें ना इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो हम बता सके भाई इंटरव्यू सम्मन टू विटनेस से रिलेटेड बातें हैं क्या। तो अगर हम बात करें सम्मन टू विटनेस, तो सबसे पहली बात तो आते हैं अपने, ये विटनेस में कौन कौन आता है, कौन कौन आता है विटनेस में, कौन कौन आता है विटनेस में, हु आर विटनेस, कौन कौन आते हैं विटनेस में? एनी पर्सन, जिस पर्सन की जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, चाहे केस का प्लेंटिफ है, चाहे केस का डिफेंडेंट है, चाहे एनी पर्सन, केस की पार्टी के अलावा भी कोई बंदा है, एनी पर्सन अदर देन पार्टी, अगर उनमें से इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी को भी विटनेस, या हम बोलते हैं विटनेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, टू गिव एविडेंस। केस की पार्टी को, पार्टी के अलावा भी किसी को भी अगर किसी तरह का कागज पत्र पेश करने के लिए बुलाया जाता है, बयान के लिए, एविडेंस मतलब बयान, बयान के लिए बुलाया जाता है, या दोनों के लिए, चाहे तो इनमें से कोई भी चाहे दोनों के लिए बुलाया जाता है, वो होते हैं विटनेस। हमारे लिए विटनेस कौन हुआ, वो पर्सन जिसको बुलाया जाता है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, टू गिव एविडेंस, या फिर दोनों, वो होता है गवाह। गवाह कौन हो सकता है सर, गवाह कोई भी हो सकता है, गवाह कोई भी हो सकता है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि भाई ठीक है गवाह कोई भी हो सकता है, ये तो आपने नॉर्मली भाषा में बोल दिया, अगर हमसे पूछा जाए कि भैया ऑर्डर 16 का कौन सा रूल है जो ये बोलता है कि अगर सम्मन प्लेंटिफ को इश्यू होता है, सम्मन डिफेंडेंट को इश्यू होता है,
किस लिए? टू गिव एविडेंस या डॉक्यूमेंट या बोथ। कौन सा रूल है जो ये बात बोलता है कि भैया जो सम्मन टू विटनेस जो आप बोल रहे हो उसके अंदर सभी बातें आती हैं? कौन सा रूल ये बात बोल रहा है कि भाई सम्मन टू विटनेस के अंदर प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी आता है? रूल 21। रूल 21 ये कहता है कि भैया आप जो सम्मन टू विटनेस पढ़ रहे हो ना, अगर कोर्ट प्लेंटिफ को भी गवाह के तौर पर बुलाती है, गवाह का मतलब एविडेंस डॉक्यूमेंट के लिए बुलाती है, डिफेंडेंट को भी बुलाती है गवाह के तौर पर, मतलब इस पर्पस, गवाह मतलब एविडेंस देने के लिए या सॉरी बयान देने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, तो रूल 21 कहता है वो भी विटनेस होगा। उसको भी बुलाने का तरीका क्या होगा? ऑर्डर 16 में होगा। तो सबसे पहली चीज, ऑर्डर 16 का जो ये बोलता है कि सम्मन टू विटनेस, विटनेस शब्द में कौन कौन आते हैं? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, हर पर्सन आता है। हर पर्सन का मतलब क्या है? कोई भी बंदा जिसको ट्रायल स्टेज में बुलाया जाता है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, टू गिव एविडेंस, बयान देने के लिए, कागज पत्र पेश करने के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए भी, मतलब इनमें से किसी के लिए भी वो गवाह है। कौन सा रूल है ये बोलता है कि अगर सम्मन इश्यू किया जाता है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को बयान देने के लिए, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए ट्रायल स्टेज के दौरान, तो ये लोग गवाह माने जाएंगे। इनको जो सम्मन इश्यू होगा वो ऑर्डर 16 के अनुसार होगा, रूल 21। कोई भी डाउट अभी तक? कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब आ जाइए, बात आती है कि सम्मन कैसे इश्यू होगा। कब बोल दो, कैसे बोल दो। सम्मन कैसे इश्यू हो, कैसे मतलब कि भाई क्या कोर्ट खुद से इश्यू कर सकती है? सम्मन टू विटनेस की बात कर रहा हूं, सम्मन टू विटनेस। अब विटनेस में कौन आता है, विटनेस का मतलब क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। सम्मन कैसे इश्यू होगा? सम्मन साहब सीधा सा है, एप्लीकेशन पे इश्यू हो सकता है और ऑन मोशन हो सकता है। इसमें कोई भी डाउट? इसमें कोई भी डाउट? कौन सा रूल है ये बोलता है कि एप्लीकेशन पे? रूल 1। कौन सा रूल है ये बोलता है ऑन मोशन? रूल 14। अब एप्लीकेशन कौन डालेगा सर? केस की पार्टी डालेगी। कौन? केस की पार्टी, जो बुलाना चाहता है, जो गवाह को बुलाना चाहता है वो एप्लीकेशन डालेगा। अब बात आती है एप्लीकेशन कब डलेगी, एप्लीकेशन कब डले, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन कब डलेगी। एप्लीकेशन टू इश्यू सम्मन टू विटनेस, एप्लीकेशन कब डल सकती है? तो हम बोलते हैं सर ऐसा है, नंबर 1, एट टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेस, जिस समय आप गवाह, आपके जो जो गवाह हैं उनकी लिस्ट पेश कर रहे हैं उस समय, या फिर एट एनी टाइम या एनी स्टेज, बस ऑब्वियस एविडेंस स्टेज से पहले, एविडेंस स्टेज खत्म होने तक, जिसको आप बोल सकते हो ट्रायल खत्म होने से पहले, एविडेंस स्टेज हो, एट एनी स्टेज। अब बात आती है कि भैया ठीक है, आप एप्लीकेशन कब डाल सकते हो, ये बात हो गई। नॉर्मल रूल तो ये है कि जिस समय आप लिस्ट पेश कर रहे हो उसी समय आप एप्लीकेशन डालोगे। दूसरा रूल ये है कि भाई किसी भी स्टेज पे डाल देना, बस एविडेंस स्टेज से पहले, सॉरी एविडेंस स्टेज खत्म होने तक। ठीक है जी। अब सवाल यहां से ये बनता है, लिस्ट ऑफ विटनेस कितने समय में पेश करनी है? पार्टीज को अपने अपने गवाहों की लिस्ट कितने समय में पेश करनी होती है? क्या रूल है बताइए। वही बात कर रहे हैं, अब ध्यान देना। अगर तो कोर्ट ने कोई डेट फिक्स कर रखी है, अगर तो कोर्ट ने डेट फिक्स कर रखी है, सपोज आप जज हो, आपने कह दिया कि भैया ऐसा है, आपको जिसको भाई मान लो आपने प्लेंटिफ को कह दिया भाई वादी साहब आपको अपने जो गवाह की लिस्ट पेश करनी है वो फलानी तारीख से पहले पहले कर देना। अगर कोर्ट ने डेट फिक्स कर रखी है तो उस डेट से पहले पहले, अगर कोर्ट ने डेट फिक्स कर रखी है उस तारीख बोल दो, उस तारीख से पहले बोल दो। अगर कोर्ट ने फिक्स डेट नहीं की थी तो इश्यू फ्रेम होने से 15 दिन,
इश्यू फ्रेम होने के बाद मैक्सिमम 15 दिन तक के अंदर अंदर आपको लिस्ट पेश करनी है। ये तो है लिस्ट पेश करने की बात। एप्लीकेशन कब डालोगे सर? या तो जब आप लिस्ट पेश कर रहे हो तभी एप्लीकेशन डाल देना, या फिर आप अपनी एविडेंस स्टेज के दौरान भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है, ध्यान देना, यहाँ पे अपना टॉपिक ये है आज का। एप्लीकेशन कोड कैसे सम्मन इश्यू करेगा सर? एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो खुद से। एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? एप्लीकेशन कब डलती है? तो अपने सिंपल सा रूल बोल देते हैं भाई, एप्लीकेशन डलती है एट टाइम ऑफ लिस्ट, जब आप लिस्ट पेश कर रहे हो, या फिर एनी स्टेज, एनी लेटर टाइम, बाद में भी डाल सकते हो, बस एविडेंस स्टेज के दौरान। ठीक है, अब अगला सवाल, क्या जो पार्टी है उस पर्सन को भी, तेज लिखा हूं ना, क्या जो पार्टी है उस पर्सन को भी गवाह के तौर पर पेश कर सकती है? जिसका नाम लिस्ट में नहीं लिखा। कोर्ट ने कहा था लिस्ट पेश करो, उसने लिस्ट पेश कर दी। क्या पार्टी ऐसे किसी बंदे को भी गवाह के तौर पर पेश कर सकती है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है? बताओ, पेश कर सकती है? कौन सा रूल है? कौन सा रूल? रूल 1 है। अब ध्यान देना, एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्या कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है फॉर पर्सन नॉट इन लिस्ट? हम तो कह रहे हैं भैया, एप्लीकेशन आप उसी के लिए डालोगे जिसका नाम लिस्ट में है। मान लो किसी का नाम लिस्ट में ही नहीं है, उसके नाम के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है, उसके नाम के लिए कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है। कौन सा रूल है? नहीं, रूल 14 तो सुओ मोटो है, बिना एप्लीकेशन के। रूल 1, ध्यान देना, हमने जो ये बात बोली ना, हाँ जी, तो ये एप्लीकेशन ही तो डाल रहा है, क्या कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है फॉर पर्सन नॉट इन लिस्ट? सम्मन इश्यू मतलब ऑन एप्लीकेशन, ये लो, ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कोई डाउट आ रहा तो पूछ लो, कोई है डाउट? नहीं, मैंने खुद से नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत समझ गए, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है ना भाई, आप मैंने समझाने में गलती कर दी, वो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, हमने ये बात, क्या कोई कुछ बोल रहा है? चलो ठीक, कोई कुछ बोल रहा है, बता आए। नहीं, किसी का माइक ऑन है ना, बंद कर लेना। हमने ये बात बोली कि भैया ऐसा है, कोर्ट सम्मन कब इश्यू करती है? एप्लीकेशन। कोर्ट सम्मन कब इश्यू करेगी? एप्लीकेशन। नंबर 1। नंबर 2, यार ये पर्दा खोल देना यार, 1 मिनट यार, गर्मी सी हो रही है। हटा दे, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, हटा दे, उधर से भी हटा दे। चलिए, हमने ये बात की कि भाई कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है कब? एप्लीकेशन पे। हमने एप्लीकेशन को लेकर क्या बात बोली कि भैया आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कब डाल सकते हो? जब लिस्ट पेश की है तब। उसके अंदर चलो मेंशन करना रह गया था अपने से, कहां गया? आप एप्लीकेशन किसके लिए डाल सकते हो? एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर पर्सन इन लिस्ट, जिसके बारे में आपने लिस्ट में नाम लिखा है, उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। सवाल बनता है कि क्या अगर मान लीजिए किसी बंदे का नाम लिस्ट में नहीं है, उसके लिए सम्मन इश्यू नहीं होगा? हो सकता है सर, आप एप्लीकेशन डालो, कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई करवा देते हो कि आपने जो नाम नहीं लिखा उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उस आदमी के बारे में आपको पहले पता नहीं था, या फिर वो नाम गलती से रह गया आपसे, कोर्ट सम्मन इश्यू कर देंगे। क्या पार्टी खुद से बिना सम्मन इश्यू करवाए कोर्ट से, कोई भी ऐसा बंदा जिसके बारे में पार्टी ने लिस्ट में नहीं मेंशन किया,
कोई भी ऐसा बंदा जिसको लेकर को पार्टी ने एप्लीकेशन भी नहीं डाली सम्मन के लिए, उसको डायरेक्ट कोर्ट में ला सकती, क्या ला सकती? क्या कोर्ट उसको गवाह के तौर पर सुन सकता है? क्या सुन सकता है? कंडीशन क्या है? कोर्ट को लगना चाहिए कि आपने अगर इसका नाम लिस्ट में नहीं मेंशन किया तो आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है, ऐसा कोई भी बंदा जिसका नाम लिस्ट में मेंशन नहीं है, कर सकती है। रूल 1 कहता है कोर्ट के पास पावर है। क्या पार्टी जिस बंदे का नाम लिस्ट में मेंशन नहीं है उसको डायरेक्ट पेश कर सकती है, बिना सम्मन के डायरेक्ट पेश कर सकती है? कर सकती है, और ऑब्वियस विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विद परमिशन ऑफ। यस, अभी तक कोई भी डाउट? ये वाला 1A ये कहता है, 1A ये कहता है कि भैया ऐसा कोई भी बंदा जिसके बारे में आपने लिस्ट में नहीं मेंशन किया, रूल 1A, पर्सन नॉट इन लिस्ट, जिसका नाम लिस्ट में आपने नहीं लिखा, पर्सन प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू कोर्ट, जिसको आप सीधा कोर्ट में लेके आए हो, आपने कोर्ट से सम्मन नहीं इश्यू करवाया, आप सीधा लेकर आए हो, तब रूल 1 ने कहता है पार्टी ऐसा कर सकती है। कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम लिस्ट में मेंशन नहीं है उसको सीधा गवाह के तौर पर ला सकती है, ला सकती है, पर उसको सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा या नहीं, ये कोर्ट की इच्छा पर होगा, ये कोर्ट की इच्छा पर होगा, ये कोर्ट की परमिशन होगी। कोर्ट परमिशन देती है कि ठीक है हम इसको सुन लेंगे तो सुनेगी, नहीं तो नहीं। रूल 1 ये कहता है कि भैया जिसका नाम लिस्ट में नहीं है उसको आप डायरेक्ट विटनेस के तौर पर पेश कर सकते हो, बस वो एग्जामिन होगा नहीं होगा, उसको सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, वो कोर्ट पे डिपेंड होगा। रूल 1 ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए एप्लीकेशन डालते हो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जनरल रूल तो ये बोलता है कि आप एप्लीकेशन उसी बंदे के लिए डाल सकते हो जिसका नाम लिस्ट में है। जनरल रूल क्या बोलता है कि एप्लीकेशन उसी बंदे के लिए डलेगा जिसका नाम लिस्ट में है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करोगे? अगर एप्लीकेशन डाल दो, कोर्ट को अच्छा लगेगा तो उसको बुलाएगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं। 3 बातें होती हैं। एक, आप एप्लीकेशन उसी के लिए डाल सकते हो जिसका नाम लिस्ट में है, आप एप्लीकेशन उसके लिए भी डाल सकते हो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, पर कोर्ट को अगर सही लगेगा तभी सम्मन इश्यू करेगी। तीसरा, कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम लिस्ट में मेंशन नहीं है आप उसको डायरेक्टली पेश कर सकते हो एज ए गवाह, एज ए विटनेस, बस कोर्ट की इच्छा होगी तो उसको सुनेगी, नहीं तो नहीं। ये 3 पॉइंट है। एप्लीकेशन वाले दोनों पॉइंट रूल 1 में है, जो बिना एप्लीकेशन के अगर किसी को गवाह के तौर पर कोई पेश किया जाता है पार्टी द्वारा, वो रूल 1A में है। हाँ जी, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है, रूल 1 के अंदर है ना, वही है। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान देना। हमने बात की कि भैया कोर्ट सम्मन कैसे इशू कर सकती है, हमने कहा साहब एप्लीकेशन पे कर सकती है। एप्लीकेशन कौन डालेगा? पार्टी डालेगी। एप्लीकेशन कब डल सकती है? तो हम बोलते हैं सर लिस्ट के दौरान, जब आप लिस्ट पेश करो या कभी भी। उसके बाद एप्लीकेशन किन के लिए डल सकती है, यहाँ लिख देता हूँ ना, एप्लीकेशन किन के लिए, किन विटनेस के लिए डल सकती है। तो जनरल रूल तो ये है, वो पर्सन जिनका नाम लिस्ट में है, जिनका नाम लिस्ट में मेंशन है, जनरल रूल ये है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पर्सन जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। बस ये है कि वहां पर थोड़ा सा पॉइंट बढ़ जाता है कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भैया जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको बुला रहे हो, लिस्ट में नाम नहीं हुआ, कोई आपसे गलती हो गई, आपको उस बार उस समय पता नहीं था, कोर्ट आपकी एप्लीकेशन ले लेगी। तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को पहले कि भाई इसका नाम लिस्ट में नहीं है तो उसकी मेरे पास एक सफिशिएंट वजह है। तब ये है आपका एप्लीकेशन कौन कब किन के लिए डल सकती है। हाँ जी, एप्लीकेशन का वो दोनों पॉइंट रूल 1 में आएगा। बिना एप्लीकेशन के लाया जा रहा है रूल 1A। हाँ जी, कोई भी डाउट आगे बात करें? यस, अब आ जाओ।
ऑन मोशन वाले पे। इसके अंदर सीधा सा रूल है, ये कहता है भैया ऐसा है, एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट को लगता है कि भैया किसी पर्सन को, अब किसी पर्सन में कौन कौन आएंगे, कौन कौन आएंगे किसी पर्सन में, कोई भी केस की पार्टी पार्टी कोई भी हो, किसी भी पर्सन को गवाह के तौर पर बुलाना जरूरी है, या हम बोले उसको एग्जामिन करना जरूरी है, कोर्ट सम्मन इश्यू कर सकती है। और यहां पर भी वही, कोर्ट को लगता है कि उसके बयान दर्ज कराने जरूरी है, बयान दर्ज करा लो, कोर्ट को लगता है उससे कोई कागज पत्र मंगवाना जरूरी है, वो करवा लो, जो कोर्ट को सही लगे। तो यहां हम बोलते हैं रूल 14 कोर्ट को पावर देता है कि ऐसा कोई भी बंदा जिसको लेकर कोर्ट को लगता है कि भैया ये बंदा केस के लिए जरूरी है, उस बंदे को कोर्ट बुला सकती है सम्मन इश्यू करके। रूल 14, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट? हाँ जी, ऑन मोशन पे जी कोर्ट कोर्ट खुद से बुला रही है तो इसमें कोई खर्चा नहीं होगा, सरकार उठा ले तो उठा ले, मतलब कोर्ट के पास पावर होती है, ऑर्डर कर सकती है कि भाई एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बस पार्टी नहीं उठाई, क्योंकि पार्टी के कहने पर थोड़ी बुलाया जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली में सब एनी स्टेज है, ट्रायल स्टेज, एविडेंस स्टेज लास्ट तक चलती है, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसमें कोई भी डाउट था कि इसमें एक पॉइंट बाकी है? याद है हमने एक पॉइंट बोला था, सेक्शन 132 133, इन दो लोगों को नहीं बुला सकते आप, प्रधान लेडी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कोर्ट उनको बुला सकती है गवाह के तौर पर, यहाँ पर बात करें तो बुला सकती है, बताइए बुला सकती है? नहीं बुला सकती है ना, कहीं पर भी। क्या कह रहे हैं जी? नहीं, कमीशन अलग चीज, मतलब वैसे सम्मन इश्यू करके बुलाना, बुलाना कोर्ट नहीं बुला सकती है ना। हम यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि भैया कोर्ट को किसी, कोई बंदा कोर्ट को लगता है कि है केस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बयान दर्ज कर कोर्ट सम्मन इश्यू करके बुला, बात सही है, बुला सकती है, पर ऐसा नहीं कि कोर्ट किसी को भी बुला ले। भैया सीपीसी में जहां जहां ऐसी बातें बोली गई हैं कि इसको पर्सनली नहीं बुलाया जा सकता, उसको नहीं बुलाया, वो बातें कोर्ट पे यहाँ भी लगेगी। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि हम तो किसी को बुला नहीं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पर्सनली नहीं बुलाया जा सकता उसको कोर्ट नहीं बुला सकती, जिसको भी कोर्ट उसको नहीं बुला सकती। ये है आपका बेसिक सम्मत का। दोबारा बात करते हैं अपने, हमने बात चालू की, पहला पॉइंट अपने ने बात किया कि भैया विटनेस शब्द में कौन आता है, विटनेस का मतलब क्या है, क्या है विटनेस का मतलब? हाँ जी, क्या है विटनेस का मतलब, गवाह किसको बोलते हैं? वो नहीं, वो, वो तो कौन में आ गया ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा जिसको बयान देने के लिए बुलाया जाता है, जिससे कोई कागज पत्र मंगवाए जाते हैं, वो गवाह है। कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट इसके अंदर, कोई सवाल है तो पूछ लो, कंटिन्यू कर दें? हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन में तो है भाई, कौन कौन लोग, कौन कौन लोग, तो हम बोलते हैं प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एनी पर्सन, कौन कौन लोग हो सकते हैं गवाह। यहां हम बोल रहे हैं विटनेस शब्द का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलते हैं कोई भी ऐसा बंदा जिसको कोर्ट बुलाती है, हिंदी में बोल देता हूं, बयान दर्ज कराने के लिए, या फिर एग्जामिन करने के लिए, या फिर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, वो विटनेस है। कोई भी डाउट? उसके बाद तीसरा पॉइंट अपना आया कि विटनेस को कैसे बुलाया जा सकता है। इसके अंदर अपने ने पॉइंट पढ़ा, ऑन एप्लीकेशन, टू मोटो, दो तरीके होते हैं बुलाने के। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया कब बिना एप्लीकेशन के भी बुलाया जा सकता है, विदाउट एप्लीकेशन बुलाया जा सकता है क्या, सीधा सीधा ही बंदा लाया जा सकता है क्या। उसके बाद एप्लीकेशन कब,
एप्लीकेशन कब के बाद एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, वो कोई पॉइंट था क्या, और कोई पॉइंट जैसे नहीं, कोई पॉइंट एप्लीकेशन, बस ठीक है। एप्लीकेशन किसको बुला सकते हो, वो बंदा जिसका नाम लिस्ट में है, वो बंदा जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। ये सारी अपने बातें करी, ये सारी की सारी बातें रूल 1 में है। बस एक ये कि बिना एप्लीकेशन के बुलाया जा सकता है क्या, रूल 1 ए है। कोई भी डाउट अभी तक? हाँ जी, कोई भी डाउट? आगे कंटिन्यू कर दे। अब आ जाइए, एप्लीकेशन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि साहब, जो भी पॉइंट है, तीसरा चौथा जो भी है, खर्चा। तो भैया आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपने तो कह दिया साहब, कोर्ट को बोलो, कोर्ट कहेगी कि साहब फलाने को बुला लो, उस बंदे का आने जाने का खर्चा कौन पे करेगा? पैसा पे करेगी पार्टी जो एप्लीकेशन डाल रही है, जो उसको बुला रही है। तो बोले भाई खर्चा कौन पे करेगा? एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस। पहली बात तो ये आती है, किस चीज का एक्सपेंस? खर्चा किस चीज का? आप खर्चा उसकी ट्रैवलिंग का, उसके आने जाने का, उसकी जो भी कॉस्ट लगती है कोर्ट में आने की। कॉस्ट में क्या क्या आता है? मान लीजिए वो कहीं जॉब करता है, वो छुट्टी लेके आता है, तो जो उसका मालिक है वो उसकी उस दिन की सैलरी नहीं देता, उस दिन की उसका आने जाने का खर्चा। तो सपोज उसको मान लीजिए कोर्ट कह देती है कि भैया आज नहीं तुम कल आओ, उसका वहां पे रुकने का खर्चा, कुछ भी जो खर्चे जो नजायज नहीं है, जायज खर्चे हैं, उसको मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंसेस देगा कौन, कौन पे करेगा? हम बोलते हैं सर, जो पार्टी बुला रही है, या फिर जिस पार्टी के कहने पे सम्मन इश्यू हुआ, इस पार्टी के कहने पर सम्मन इश्यू, या जो पार्टी बुला रही है, जिस पार्टी ने एप्लीकेशन डाला उसको, वो एक्सपेंसेस किस चीज के, किसके कहने पे होगा। अब एक्सपेंसेस कितने टाइम में पे करने होंगे? बोलते हैं भैया एक्सपेंसेस आपको कितने टाइम में पे करने होंगे? 7 days ऑफ एप्लीकेशन। तीन ही रूल हैं, 15 दिन, 5 दिन और 7 दिन। 15 दिन में आपको एप्लीकेशन डालनी है, 5 दिन के अंदर अंदर सम्मन इश्यू होगा, 7 दिन के अंदर आपको खर्चा पे करना है। ये मैंडेटरी है। आपको 7 दिन के अंदर अंदर, एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर आपको खर्चा पे करना है। अभी तक कोई भी डाउट ताकि आगे बात कर सके? हाँ जी, चलिए अब आ जाइए, किस चीज का खर्चा होगा, खर्चा कौन पे करेगा, कितने टाइम। अब आ जाइए, खर्चा कौन पे करेगा वो तो हो गया, खर्चा कैसे पे होगा ये बताओ। पे मतलब कि भाई जो पार्टी, उसको कहा जाएगा सपोज 500 रुपए दे दो, कैसे? तुझको डायरेक्ट देने हैं, कोर्ट में जमा कराने हैं, तो जनरल रूल तो ये है, कोर्ट में जमा कराएंगे, कोर्ट में डिपॉजिट कराएंगे। पर अगर कोर्ट सम्मन इश्यू कर रही है, अगर कोर्ट सम्मन इश्यू कर रही है तो आप कोर्ट में जमा कराओगे। अगर पार्टी खुद बुला रही है, पार्टी कह रही है कि साहब हम खुद ही ले आएंगे उसको, तब फिर आप डायरेक्टली पे करेंगे टू विटनेस। पार्टी जो है डायरेक्टली गवाह को पैसा पे करेगी। अगर आप कोर्ट से सम्मन इश्यू करके और उसको कोर्ट के थ्रू बुलवा रहे हो तो आप कोर्ट में जमा कराओगे, जो टाइम लिमिट आपको दी है ना उससे पहले पहले। अगर आप खुद ही बुला रहे हो बिना कोर्ट के सम्मन के, तो भैया आप उसको डायरेक्टली पे कर देना, डायरेक्टली पे करोगे उसको। एक चीज, उसके बाद इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नॉर्मल सा है, कोर्ट जो है वो कैसे गवाह को पैसे पे करेगी? सर जो कोर्ट सम्मन भेजती है उसी के साथ पैसा भेज देती है, मतलब उसी के साथ उसको बता दी भैया इतना तुम्हारा खर्चा है, वो हम देंगे, ये सारा कुछ हो जाता है। पार्टी जो है अगर वो पैसा पे कैसे पे करेगी? सर वो विटनेस को डायरेक्टली पे करेगी, खुद ही पे कर देगी, वो कैसे मर्जी पे कर, उसमें जैसे मर्जी पे करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद अगर खुद ही बुला रहे हो उसको, अपने लेवल पे बुला रहे हो, तो तुम्हारी इच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने इतना बहुत है। एक्सपेंसेस के अंदर अपने लिए इतना बहुत है, किस चीज का खर्चा कौन पे करेगा और कितने टाइम में पे करना होगा खर्चा आपका, अगर कोर्ट सम्मन इशू कर रही है, और कैसे पे। अगर कोर्ट सम्मन इशू कर रही है तो कोर्ट में जमा करा दोगे आप, और अगर आप पार्टी इशू कर रही है, मतलब पार्टी खुद अपने लेवल पे बुला रही है, सम्मन इशू नहीं किया जा रहा, फिर आप पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने, पार्टी डायरेक्टली पे कर देगी। कोई भी सवाल, कुछ भी?
अभी आ जाएंगे उसमें, अब आ जाइए। अगर एक्सपेंसेस, सॉरी, हाँ ठीक है, अगर एक्सपेंसेस इनसफिशिएंट रह जाते हैं, ठीक है साहब, जो मनी डिपॉजिट किया गया था, जो खर्चा डिपॉजिट किया गया था वो कम पड़ गया, जो पैसा डिपॉजिट किया गया था वो कम पड़ गया। रूल सिंपल सा है साहब, पैसा डिपॉजिट किया गया था, कम पड़ गया, कोर्ट आपको बोल देगी टू पे रिमेनिंग अमाउंट, जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो पे करिए, ठीक है साहब। अब मान लो एक बार तो आपको कोर्ट बोलेगी आप पे करो, अगर नहीं पे करते तो, अगर नहीं पे करते तो सर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच दिया जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान देना, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि गवाह के बयान ना लिए जाएं, या कोर्ट ये बोल सकते हैं कि कोर्ट गवाह के बयान या फिर जो भी उसको कागज पत्र जो भी बोला गया है वो नहीं लेगी, गवाह को ना तो सुनेगी ना ये। हालांकि कोर्ट को ये कहा गया है आप चाहे ये कर लो, आप चाहे इसमें से कोई एक काम कर लो, चाहे तो आप दोनों, दोनों कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट ये भी कर सकती है कि गवाह के बयान सुन लेगी, प्रॉपर्टी से उसका पैसा रिकवर करवा देगी, या पैसा रिकवर करवा देगी, कोर्ट के बयान भी नहीं सुनेगी, दोनों ही काम कर देगी। कोर्ट की इच्छा है, चाहे तो सिर्फ इस पॉइंट को फॉलो कर ले, चाहे इसको कर ले, चाहे दोनों को कर ले, कोर्ट की इच्छा है। ये है अगर वो एक्सपेंसेस नहीं पे करता तब। कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? हाँ जी, कोई भी डाउट? रूल 4, सॉरी रूल 4, यस, कोई भी डाउट? एक मिनट, ठीक है, अब आ जाइए आगे। यहां पर अपने ऑर्डर 16 का एक पार्ट खत्म कर देंगे, अब अपने इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या करेंगे भैया, ऑर्डर 16 का जो पार्ट 1 है, हमारे लिए एक पार्ट चलेगा सर। जो पार्ट 1 है वो क्या है, वो ये है, नंबर 1, सम्मन कैसे इशू होगा, नंबर 2, ठीक है, गवाह कौन होता है, गवाह शब्द का डेफिनेशन क्या है, नंबर 3, सम्मन एप्लीकेशन एक्सपेंसेस, खर्चा कौन पे करेगा, एक्सपेंसेस कौन पे करेगा ऑफ विटनेस, गवाह का कोर्ट में आना जाना, उस चीज का खर्चा कौन पे करेगा, कैसे पे होगा, ये सब। सम्मन कैसे इशू होगा, इसको लेकर हमारे लिए दो ही रूल इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 1A। एक्सपेंसेस को लेकर है रूल 2 एंड रूल 4। विटनेस वाला ये किसी में नहीं, इसको लेकर आप बोल सकते हो रूल 21, बट मतलब एग्जैक्ट नहीं है। 21 बस ये बोलता है कि अगर ट्रायल स्टेज के दौरान किसी को भी, इवन पार्टी को भी विटनेस के लिए बुलाया जाता है गवाह के तौर पर, तब भी ऑर्डर 16 में ही सम्मन इशू होता है। इतना सा है, कोई भी डाउट कुछ भी, ये है अपना पार्ट 1। यस, कोई डाउट? हाँ जी, रूल 21 इसलिए लिखा है कि अपने जैसे बोल रहे हैं ना कि भाई गवाह शब्द के अंदर प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट भी आता है, अपने ये बात बोल रहे हैं ना, तो अपने किस बेस पे बोल रहे हैं, कहाँ ऐसा लिखा है, कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है तो हम बोलते हैं जी साहब लिखा है। ऑर्डर 16 का रूल 21 ये बात बोलता है कि भाई अगर ट्रायल स्टेज के दौरान किसी को भी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट को, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ऑर्डर 16 के अनुसार ही सम्मन इश्यू होगा। मतलब जो सम्मन टू विटनेस शब्द है, गवाह विटनेस शब्द है, उसके अंदर सभी आते हैं। ट्रायल स्टेज के दौरान किसी को भी बुलाया जा रहा है बयान देने के लिए, कागज पेश करने के लिए, चाहे वो कोई भी है, इवन केस की पार्टी है, वो हमारे लिए विटनेस ही है। तो ये बात रूल 21 से हम लेकर आ रहे हैं।
रूल 21 ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को भी सम्मन इश्यू होता है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू गिव एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो भी ऑर्डर 16 के अनुसार ही होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केस की पार्टी को सो मोटो क्यों भाई? मान लो प्लेंटिफ है, वो कहता साहब मैं अपने आप को अपने जैसे अपने मान लो भी, चलो अपने तो क्रिमिनल की जजमेंट कर रहे हैं वाली, मान लो प्लेंटिफ कहता है कि साहब मैं अपने आप को गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, तो पेश होगा वो। कोर्ट मना थोड़ी करी, कोर्ट कहेगी ठीक आ जाओ। प्लेंटिफ कह देता है कि साहब मैं ना डिफेंडेंट को बुलाना चाहता हूँ, उसको एग्जामिन करना चाहता हूँ, कोर्ट कहेगी ठीक है भैया सम्मन इशू कर देते हैं, उसको पूछ लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये है, तो किसी को भी तो जरूरी नहीं है सुओ मोटो ही होगा, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, पार्टी एप्लीकेशन डाल दे हिसाब में डिफेंडेंट को डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को किसी को भी एग्जामिन करना चाहता हूँ, करवाओ, काम मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रूल 2 में है। रूल 4 है अगर खर्चा कम पड़ जाए, जो उसने पैसा जमा कराया था वो कम पड़ जाए, तो क्या होगा, वो रूल 4 में है। एक मिनट, आप रूल 2 कहाँ गया? रूल 2 रूल 2 सिंपल सा बोलता है कि भैया खर्चा किस किस चीज का पे किया जाएगा, उसके ट्रैवलिंग का जो भी उसका खर्चा लगता है वो सब पे किया जाएगा। कौन पे करेगा? जो बुला रहा है, कितने दिनों में पे होगा। जो खर्चे की बात है वो रूल 2 में है। रूल 4 ये बोलता है कि अगर जो खर्चा उसने पे किया है वो कम पड़ जाए, कोर्ट ने उसको बोला 500 रुपए जमा कराओ, उसने जमा करा दिए, बाद में जो गवाह है उसका तो खर्चा ज्यादा हो गया, भाई गवाह अपनी जेब से थोड़ी भरेगा, वो कहेगा साहब मेरा 500 की जगह 700 रुपए लग गए, मुझे 200 रुपए और दिलवाओ। तब क्या होगा? अगर खर्चा कम पड़ जाता है, जो उसने पैसा जमा कराया है एक्सपेंसेस के तौर पर, अगर वो कम पड़ जाता है तो क्या होगा, ये अपने पढ़ रहे हैं इसमें। हाँ जी, ठीक है, कोई डाउट कुछ भी फिर मैं लिखवा देता हूँ ना। अब आप लोग भी ऑर्डर 16 को ऐसे ही पढ़ना जैसे अपने ने अभी ये पार्ट 1 पढ़ा है, फिर अपने इसको पार्ट 1 तीन पार्ट में पढ़ेंगे। चलो पार्ट 1 थोड़ा लेंदी है, 2 और 3 तो छोटे छोटे से। इसको लिखवा दूं अब मैं? हाँ जी लिखवा दूं, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर लिखवा देता हूँ। लिखवा देता हूँ, अब लिख लो, हेडिंग डाल दो, सम्मन टू विटनेस ऑर्डर 16। सम्मन टू विटनेस ऑर्डर 16। सम नहीं नहीं नहीं, वो सेम ही रिपीट किया है, अभी तो मैंने आपको थोड़ा इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है, अब लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था कि इतनी जल्दी समझ आएगा आना नहीं था अपन लोगों को, तो इसीलिए दो क्लास तो मतलब ये मान लो तीसरी या चौथी क्लास है इस एक ही टॉपिक की, सेम टू सेम रिपीट करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख लो, अब आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ चुके हो, लिख लो, सम्मन टू विटनेस ऑर्डर 16। हाँ हाँ, मतलब सम्मन टू विटनेस ऑर्डर 16 लिखवा दूं। द टर्म विटनेस, द टर्म विटनेस means the term witness means any person called to produce document or to give evidence। हाँ जी, the term witness means any person called to produce document or to give evidence or both। The term witness means any person called to produce document or to give evidence or both, or both। डेट बंद है ना, कोई बात, आगे लिखवा दूं।
Witness includes number one plaintiff, number two defendant, number three any person. Witness includes number one plaintiff, number two defendant, number three any person या any other person, जो भी लिखना है. लिख लिया. अब इसमें हेडिंग डालिए. पहली हेडिंग, when someone may be issued to witness. When someone may be issued to witness. When someone may be issued to witness. Rule 1. Rule 1 and 14. Rule 1 and 14. Rule 1 and 14. Order 16. Rule 1 and 14. इसमें लिखिए. Rule 1 and 14. इसमें लिखिए. क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. Someone may be, when someone may be issued to witness. When someone may be issued to witness. Rule 1 and Rule 14. When someone may be issued to witness. Rule 1 and Rule 14. बताना ना, जब लिख लेना. अब इसमें लिखिए. A summon may be issued to witness. A summon may be issued to witness. A summon may be issued to witness either either on application of party, either on application of party. A summon may be issued to the witness either on application of party or either on application of party or on its own motion by court. A summon may be issued to witness either on application of party or on its own motion or on its own motion by court. Full stop. बताना जब लिख लेना. ठीक है. अब इसमें हेडिंग डालिए. Issue of summon on application of party. Issue of summon on application of party. मतलब इसी टॉपिक के अंदर आपका चल रहा है. जो ये वैन वाला लिखा है ना, इसी में. Issue of summon on application of party. Rule 1. Rule 1. Issue of summon on application of party. Rule 1. अब लिखिए. Party to suit may make application. Party to suit may make application for issue of summon to witness. Party to suit may make application for issue of summon to witness. Party to suit may make application for issue of summon to witness. Party to suit may make an application for issue of summon to witness. हाँ जी. Party to suit may make an application for issue of summon to witness at time of presentation of list of witness, at time of presentation of list of witness, or at any stage. A party to suit may make an application for issue of summon to witness at time of presentation of list of witness or at any stage.
or at any stage, आगे लिखवा दूं, इसमें आगे लिखना है एट एनी स्टेज के बाद लिखना है may make an application within make an application at any may make an application at time of presentation of list of witness or at any stage before conclusion of trial, ट्रायल खत्म होने से पहले, बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल जब तक चल रहा है तब आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, या फिर जब आपने लिस्ट प्रेजेंट किया विटनेस की तब डाल सकते हो। बताना, आगे लिखवा दूं, अब इसमें लिखिए, अब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, लिस्ट ऑफ विटनेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, लिस्ट ऑफ विटनेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, हाँ पैराग्राफ चेंज है, लिस्ट ऑफ विटनेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, लिस्ट ऑफ विटनेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, list of witness shall be presented in court by parties, list of witness shall be presented in court by parties, comma, on date fixed by court, 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 and not more than 15 days of issue framing, and not more than 15 days of issue framing, 15 days of issue framing. List of witness shall be presented in court on date fixed by court and not more than 15 days from issue frame. अगर डेट कोर्ट ने फिक्स किया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप इश्यू फ्रेम होने के 15 दिनों के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस प्रेजेंट करेंगे। लिख लिया? हाँ जी, ठीक है। अब आप इसमें पैरा चेंज करके लिखिए, ऑन एप्लीकेशन कोर्ट में इश्यू सम्मन, 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 टू विटनेस कोर्ट में इश्यू सम्मन टू विटनेस मटेरियल, METERIAL मटेरियल, या फिर रेलेवेंट कोई भी शब्द यूज कर लेना। कोर्ट में इश्यू सम्मन टू विटनेस मटेरियल टू द सूट या रेलेवेंट टू द सूट, मटेरियल टू द सूट या फिर रेलेवेंट टू द सूट, फुल स्टॉप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना, पॉइंटर वाइज लिखवाता जा रहा हूँ, इसको आप बस इसी के हिसाब से पढ़ देना, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, आगे लिखिए, कोर्ट में ऑल्सो इश्यू सम्मन, कोर्ट में ऑल्सो इश्यू सम्मन, कोर्ट में ऑल, हाँ नहीं, हाँ वही पैरा चेंज करके, कोर्ट में ऑल्सो इश्यू सम्मन, कोर्ट में ऑल्सो इश्यू सम्मन फॉर पर्सन not mentioned in list, court may also issue summon for person not mentioned in the list, court may also issue summon for person not mentioned in the list if there is sufficient cause, if there is sufficient cause, भाई सम्मन इश्यू करने का कोई sufficient वजह है तो, if there is sufficient cause, full stop। बता देना जब लिख लेना।
इसका अगला एक और पॉइंट लिख लीजिए, विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विद परमिशन ऑफ कोर्ट, पार्टी में प्रोड्यूस, पार्टी में प्रोड्यूस विटनेस, विटनेस, with permission of court, party may produce witness not mentioned in list, not mentioned in list, not mentioned in list, and for whom no summon has been issued, not mentioned in the list and for whom no summon has been issued. With permission of court, with permission of court, party may produce witness not mentioned in the not mentioned in the list and for whom no summon has been issued. इसमें लिखना ब्रैकेट में रूल 1A, with permission of court, party may produce witness for whom may produce witness not mentioned in the list and for whom no summon has been issued. रूल 1A ब्रैकेट में लिख देना, रूल 1A। अब इसमें ध्यान देना, इसमें से जो प्री के टॉपिक पूछ सकते हैं, कौन सा रूल एप्लीकेशन की बात करता है या कौन से रूल में एप्लीकेशन डलती है, रूल 1। कौन सा रूल कहता है कि बिना एप्लीकेशन या बिना सम्मन के भी आप बुला सकते हो, कौन सा रूल कहता है कि बिना जो बंदे का नाम लिस्ट में नहीं है उसको भी ला सकते हो, रूल 1A। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 14 डेज वाला है ये आपसे पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। कोई भी डाउट अभी तक? हाँ जी, यस सॉरी 15 डेज वाला एक वो रह गया 5, वो भी लिख लो, एक लाइन और लिख लो। Summon may be issued by court within 5 days from date of application. Summon may be issued by court within 5 days from date of application. एप्लीकेशन के 5 दिनों के अंदर। Summon may be issued by court, may be है, ठीक है, शाल नहीं है, may be issued by court within 5 days from date of application। ये वाला तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 15 डेज वाला इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कितना एप्लीकेशन में या लिस्ट कितने दिनों में पेश करनी है, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। बताना जब लिख लेना। ठीक है, अब इसमें दूसरी हेडिंग, मतलब व्हेन सम्मन में भी इश्यूड के अंदर ही दूसरी हेडिंग है, इश्यू ऑफ सम्मन ऑन ऑन मोशन, इश्यू ऑफ सम्मन बाय या इश्यू ऑफ सम्मन ऑन ऑन मोशन। रूल 14, रूल 14 ऑन ऑन मोशन, इश्यू ऑफ सम्मन ऑन ऑन मोशन। लिखवा दूं, रूल 14 लिख दिया? हाँ जी, इसमें लिखिए कोर्ट में इश्यू सम्मन, कोर्ट में इश्यू सम्मन, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन OWN, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन OWN, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन, ऑन ओवन वाला ऑन याद रख लो, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन, हाँ वही, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी पर्सन, कोर्ट में इश्यू सम्मन ऑन इट्स ओन मोशन फॉर एनी पर्सन which is considered as material to the suit या relevant to the suit, for any person relevant to the suit, court may issue summon for any person relevant to the suit, relevant to the suit, relevant to the suit, relevant to the suit। जब लिख लेना तब बताना, कोर्ट में इशू सम्मन फॉर एनी पर्सन रेलेवेंट टू द सूट। बताना ना जब लिख लेना। कोर्ट में इशू सम्मन ऑन इट्स ओन फॉर एनी पर्सन रेलेवेंट टू द सूट,
Court may issue summon for any person on its own. Court may issue summon for any person on its own relevant. Court may issue summon on its own for any person relevant to the suit. Court may issue summon on its own for any person relevant to the suit. लिख ले, ठीक है। अब इसमें ठीक है, पैरा चेंज करके लिख लीजिए। द टर्म पर्सन हियर इंक्लूड्स, द टर्म पर्सन हियर इंक्लूड्स प्लेंटिफ डिफेंडेंट, हियर इंक्लूड्स प्लेंटिफ डिफेंडेंट। द टर्म पर्सन हियर इंक्लूड्स प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। रिपोर्ट्स प्लेंटिफ डिफेंडेंट को भी इसमें बुला सकती है, ठीक है। इसमें भी लिख दो, समन में बी इशूड टू एग्जामिन ए पर्सन, सॉरी, समन में बी इशूड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और बोथ। समन में बी इशूड टू प्रोड्यूस टू गिव एविडेंस, मतलब बयान देना। समन में बी इशूड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और बोथ। समन में बी इशूड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और बोथ। बताना जब लिख लेना। समन में बी इशूड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और बोथ। लिखो, एक लाइन और लिख लो। एनी पर्सन, एनी सॉरी, समन कैन नॉट बी इशूड, समन सॉरी, समन शैल नॉट बी इशूड, समन शैल नॉट बी इशूड फॉर एनी पर्सन, समन शैल नॉट बी इशूड फॉर एनी पर्सन, समन शैल नॉट बी इशूड फॉर एनी पर्सन, समन शैल नॉट बी इशूड फॉर एनी पर्सन whose appearance cannot be compelled in court, जिसको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता उसके लिए सम्मन नहीं इशू कर सकते। सम्मन shall not be issued for any person whose appearance cannot be compelled in court. Summon shall not be issued for any person whose appearance cannot be compelled in court. बताना। ये हो गया आपका पहली हेडिंग, व्हेन सम्मन में भी इशू। ये आपका एक टॉपिक कि सम्मन का भी इशू हो सकता है। रूल 1, रूल 14 1 खत्म। अब इसमें अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस। रूल 2, 3 एंड 4, मतलब ऐसा रूल 2 एंड 4 है, रूल 2, 3 और 4 तीनों। हाँ, रूल 2, 3 एंड 4 देखो। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस इसमें लिख लो। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस इतनी है, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस रूल 2, 3 एंड 4 बस। वैसे तो रूल 2 एंड 4 ही है। हाँ जी, इसके बाद इसके अंदर लिखिए, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, all the expenses of witness, all the expenses of witness in attending the court, all the expenses of witness in attending the court shall be paid by, all the expenses of witness in attending the court shall be paid by, all the expenses of witness in attending the court shall be paid by party calling the witness. All the expenses of witness in attending the court shall be paid by party calling the witness. Full stop. All the expenses of witness in attending the court shall be paid by party calling the witness. Full stop. ये क्या उल्टे काम करता है? एक प्रॉपर उसी में लिखा कर तो यहाँ से लिख जाते हैं। अच्छा,
ऐसे क्या? अच्छा, अच्छा। लिखवा दूं आगे? कोई बात नहीं। The expenses shall be हाँ ठीक है, the expenses shall be deposited in court. The expenses shall be deposited in court within 15 days from date of application. The expenses, oh sorry, 7 days. The expenses shall be deposited in court within 7 days from date of application. Within 7 days, the expenses shall be deposited in court within 7 days from date of application. Within 7 days from date of application. Full stop. बताना जब लिख लेना। The expenses shall be deposited in court within 7 days from date of application. बताना जब लिख लेना। अब इसमें लिखिए where 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 witness is called by the party directly, where witness is called by the party directly, or someone is served by the party। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि सम्मन पार्टी भी सर्व कर सकती है, जैसे दस्ती सम्मन होता है वैसे ही। तो ये है where witness is served, हाँ where is witness is called by the party directly or someone is served by the party। जब लिख लेना तब बता देना where witness is called by the party directly or someone is served by the party। by the party, where witness is called by the party directly or someone is served by the party। बता देना ना। इसमें लिखिए the expenses shall be paid by the party to the witness directly। expenses shall be paid by the party to the witness directly। expenses shall be paid by the party to the witness directly। expenses shall be paid by the party to the witness directly। expenses shall be paid by the party to the witness directly। अब इसमें लिखिए, अब इसी के अंदर एक हेडिंग डाल दीजिए। इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड if the amount deposited is insufficient, if amount deposited is insufficient, ब्रैकेट में लिख देना रूल 4। if amount deposited is insufficient, if amount deposited is insufficient, रूल 4। रूल नंबर तो सबके नहीं याद रखने, रूल 1 याद रख लेना, इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। 1 1A 7A 8 1 7A 8 और 10 11 12 वाला एक एरिया है वो, और 19 गिनती के याद रखने हैं, सारे नहीं याद रखने रूल। ठीक है, अब इसमें लिखिए इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इज इनसफिशिएंट, इसमें लिखिए where the amount paid as expenses of witness, where the amount paid as expenses of witness is insufficient, where the amount paid as expenses of witness is insufficient, expenses of witness is insufficient, when the amount paid as expenses of witness is insufficient,
हाँ जी, इसमें लिखिए कोर्ट में ऑर्डर द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी बचा हुआ अमाउंट है कोर्ट में ऑर्डर द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड टू विटनेस, टू बी पेड टू विटनेस, कोर्ट में ऑर्डर द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड टू विटनेस, फुल स्टॉप। अमाउंट टू बी पेड टू विटनेस, वैसे तो ऐसा होता है कि कोर्ट चाहे उसको ये बोल सकती है कि भाई जो बचा हुआ अमाउंट है कोर्ट में डिपॉजिट कराओ या उसको डायरेक्टली पे कर दो, आपने ने शॉर्ट में लिख दिया टू बी पेड टू विटनेस, कोर्ट में ऑर्डर दी रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड टू विटनेस, फुल स्टॉप। बताना आ गया ना, जब लिख लेना। हाँ जी, इसमें देखिए इफ द अमाउंट इज नॉट पेड, इफ द अमाउंट इज नॉट पेड, if the amount is not paid, 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 क्या हुआ नहीं है होगी, आगे लिखवा दो इफ द अमाउंट इज नॉट पेड, इफ द अमाउंट इज नॉट पेड कोर्ट में अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट में अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट, if the amount is not paid court may attach and sell the movable property of party in default, court may attach and sell the movable property, attach and sell the movable property of party in default, बताना जब लिख लेना। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? कोर्ट में अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट, कोर्ट में अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट, बताना जब लिख लेना। और or or may discharge the witness without taking evidence, बिना एविडेंस लिए उसको जाने देगी, इसका बयान नहीं लेना। और may discharge the witness without taking evidence, और may discharge the witness without taking evidence, or may discharge the witness without taking evidence, or both, बस नहीं, इतना ही है भैया। और बोथ या तो उससे पैसा रिकवर कर लेगी या उसके विटनेस को बयान नहीं लेगी, या फिर दोनों ही कर सकती है, बयान भी नहीं लेगी और पैसा भी रिकवर कर लेगी, और बोथ। क्या कह रहे हैं? सर आपकी आवाज कट रही है। को समझ आया कि इन्होंने क्या बोला, मेरे को तो नहीं आया भाई, क्योंकि आवाज कट रही है शायद। अच्छा ऐसा क्या, देखो ऐसा होता है, इसीलिए अगर आप कोर्ट से संबंध इश्यू करवाते हो तब तो देना पड़ता है भैया, खुद बुला रहे हो तो अलग बात है, वरना देना पड़ता है भैया। और बात भी वही है ना, गरीब पार्टी है तो वैसे काम चल जाता है, उसमें वही बात है भैया, कोर्ट में जाना तो पैसा होना चाहिए, गरीब पार्टी बेचारा रखे हैं, वो वैसे केस हारने के लिए आती है।
इनके पास कोर्ट में लड़ने का पैसा नहीं है, तो वैसे केस हारने के लिए लड़ते हैं। तो न्याय अगर चाहिए तो पैसा तो चाहिए, अच्छा वकील करना है, कई चीजें होती हैं, तो चाहिए। हाँ जी। किसी ने लिखा हुआ है देना यार, एक मिनट। हाँ, तो स्टार्टिंग से था मेरे को दे। हाँ जी। क्लास खत्म है दोस्त। यहाँ से है क्या? ये है क्या? अच्छा, भाई जो लिखा है बहुत खतरनाक हुआ है, समझ ही नहीं आएगा। टाइम पर आया करना क्लास में। बात तो सही है। लो भाई, मैंने भेज दिया ना। यस, अब कोई भी डाउट एक बार बता दो, फिर अपने आगे बात करते हैं। हाँ जी। कोई भी डाउट? आगे कंटिन्यू करें, बात करें? ठीक है। अब आपकी चलो, ये तो हो गया सीपीसी, ठीक है, अभी चल रहा है। अब आपका संडे का जो टेस्ट है उसके लिए तैयारी रहना, कोशिश करना टेस्ट देने का। सिलेबस मोटा मोटी ऐसा ही कुछ रखेंगे, शुरू के 20-25 सेक्शन इतना ही, जो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। इसके अंदर आप लोग कोशिश करना बेरेक लेवल की जो चीज़ें, बेरेक लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको बेरेक रटनी है, इतना कुछ नहीं करना होता। बहुत सिंपल कि भाई सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मान लो आपसे पूछा जाए कि एक्ट ऑफ फर्म क्या होता है, अगर आप उसको बहुत सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो सफिशिएंट है। जो बेरेक्ट की जो भाषा है, उसके जो शब्द हैं, उनमें धीरे धीरे आपकी अपने आप कमांड बन जाएगी। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, जब चार चार पांच पांच बार पढ़ने पढ़ोगे, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार उसका कहने का मतलब क्या है, बेसिक क्या है वो समझ लो, फिर उस वोकैब पे कमांड बनाओ। तो अगर आपको बेसिक पता है, और लर्न याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे मान लो आप आज ऑर्डर 16 आपने पढ़ा सीपीसी का, आपने ऑर्डर 16 अपने जो भी लिखा हुआ आपने पढ़ा, समझ लिया, आपको लगा कि मैंने याद कर लिया, कॉपी बंद करो, बोलने की कोशिश करो कि भाई जो मैंने लिखा है, क्या मैं उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बोल पा रहा हूँ या बोल नहीं पा रही हूँ, या जो भी सिस्टम है। अगर लग रहा है कि हाँ यार, मैं लगभग चीजें तो बोल जा रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, अगर आपको लगता है कि आप बस ऐसा करते हो कि भाई पढ़ लिया, याद कर लिया, फिर कॉपी बंद की और बस ऐसा सोच देते हैं, इसमें मैं ऐसे लिख दूंगा, वैसे लिख दूंगा, बोल के देखा ही नहीं कि अगर मेरे को ये लिखना हो कि भाई अगर उसने इनसफिशिएंट सम जो पैसा पे किया वो कम है तो क्या होगा, तो ऐसे बस मोटा मोटी एक से एक लाइन में बोल दिया भाई कोर्ट उसको ऐसे कर दे, ऐसे नहीं, एक एक लाइन। अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी शब्द, जो भी लाइन, अगर आप बोल सकते हो आप लिख भी जाओगे। अगर आप किसी भी चीज को ओरल टेस्ट दे सकते हो तो लिख जाओगे। और आप ऐसे ही पढ़ना, पार्टनरशिप एक्ट का जो भी आपका सिलेबस होगा उसको आप ऐसे ही पढ़ना। जब आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, आपको सेक्शन नंबर पता है, वो क्या बोल रहा है, क्यों छेड़ रहा है उसको, क्या सेक्शन नंबर है, वो क्या बोल रहा है, उसको अच्छा अच्छा करना, आराम से, आराम से इस तरह से पढ़ना, ठीक है। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, आप लोग पूछ लेना। आप लोग जब भी पढ़ रहे हो, नहीं समझ आया, कोई भी डाउट रहे पूछ लेना, कोई भी डाउट रहे उसको मार्क कर लेना, और कोशिश किया करो अगर हो पाए तो, अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, कोशिश किया करो वॉइस नोट शेयर करने की। रीजन बता देता हूँ, मैसेज में क्या होता है, आप क्या बोल रहे होते हो उसमें आधी बात, कई बार ऐसा होता है कोई बहुत टॉपिक का डिस्कशन होता है, वो आधी बात समझ नहीं आ पाती। वॉइस नोट में ये होता है कि भाई आपका जो डाउट होता है ना, वो क्लियरली बता पाते हो। तो एक कोशिश किया करो, व्हाट्सएप वॉइस नोट शेयर कर दिया करो, मेरे लिए भी बेटर रहेगा उसको समझना। दूसरा, कोशिश किया करो व्हाट्सएप कॉल मत किया करो। रीजन, भाई कॉल कोशिश किया करो डायरेक्ट कॉल कर लिया, रीजन भी क्या होता है ना, कि जब भी कोई काम कर रहे हो तो नेट बंद कर देते हैं, तो भाई काम कर रहे हैं नेट बंद इसलिए रख देते हैं कि वो भाई जरूर थोड़ी कि हर बार कोई मान लो कोई इंस्टा है कुछ है तो वो एक बार ध्यान नहीं जाता। तो ये होता है भाई कई बार फोन बंद है, सॉरी नेट बंद है, फोन तो नहीं बंद होता, नेट बंद है, तो आप फोन ही कर लिया। और अगर आपको व्हाट्सएप भी करना है तो आप कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप करो, चाहे सब चीज में आप जो कंफर्टेबल, आपको जो अच्छा लगे, बट कोशिश क्या करो वॉइस नोट शेयर कर लिया करो अगर आपको कुछ भी पूछना है। उससे फायदा ये होता है तो आप क्या पूछ रहे हो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो मैं तुरंत ही जवाब दूँ। अदरवाइज क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आता तो भैया आप पूछ क्या रहे हो, बात क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा रह जाता है।
कुछ भी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। पार्टनरशिप के 1 मिनट में बता ही देता हूँ, मेरे को यार वो देना यार, पार्टनरशिप की बेरेक देना आदि। बेरेक 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 सर, ये बेरेक बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। इधर ही इधर ही, उस दिन बेरेक थी ना, वहाँ पड़ी थी ना बेरेक। पार्टनरशिप में आप पढ़ लेना 1 से लेकर 30 तक, 30 तक पढ़ लेना। आज क्या थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 1 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 17 तक पढ़ लेना, 30 नहीं 17 तक पढ़ लेना, 1 से लेकर 17 तक कोशिश करना अच्छे से पढ़ने का, 1 से लेकर 17 तक पढ़ लेना, ठीक है। 1 to 17, 1 to 17 पढ़ लेना आप लोग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई टेस्ट कैसे होगा। जैसे नॉर्मल गूगल मीट की मीटिंग पे आपको क्वेश्चन बोले जाएंगे, आपको लिखना होगा, ठीक है। जो भी उनके आंसर होंगे, मतलब जो अपने क्वेश्चन पूछने वो पूछ लेंगे, उसके बाद उनके जो भी आंसर होंगे फिर आखिर में अपने उनके आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस ओके, किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। नोट्स 1 to 17 के जो भी डायरेक्ट वाले नोट्स हैं वो भी, और जो नॉर्मल नोट्स हैं वो भी, दोनों मैं आपको भेज देता हूँ जी। अब क्लास खत्म। हाँ जी, जजमेंट राइटिंग की क्लास। हाँ जी, अगर किसी के पास हो तो भाई, किसी के पास हो तो भाई फोटो भेज देना, ठीक है। अगर हो तो भेज देना। लिखवाया क्या था, लिखवाया क्या था आज? अच्छा, इरेगुलर मैरिज लिखवाया था, ठीक है। इरेगुलर मैरिज, हाँ फासिल फासिल लिखवाया था ना, ठीक है। इरेगुलर लिखवाया था ना, ठीक है, भेज देना ना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। किसी का और कोई सवाल है तो पूछ, बाकी लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेलकम 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 वेलकम। नंबर यार मेरे पास आया नहीं है, बार मैसेज डाल दिया था, मैं दोबारा बोल देता हूँ ना। मैं लेके ही दे देता हूँ, फोन कर लेता हूँ। मैं फोन ही कर लेता हूँ। किसी को और डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी। रूल 1 तब प्ले में आता है या तब आता है जब एप्लीकेशन डलेगी, सीधी सी बात है। 1A कहता है विदाउट एप्लीकेशन, बिना आवेदन के अगर आप किसी को डायरेक्टली बुला ला रहे हो। रूल 1 बोलता है कि अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, अब एप्लीकेशन चाहे कभी भी डाल रहे हो, सॉरी, एप्लीकेशन चाहे उन लोगों के लिए डाल रहे हो जिनका नाम लिस्ट में है, चाहे उन लोगों के लिए डाल रहे हो जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, रूल 1 ही चलेगा। रूल 1, अब आपको एप्लीकेशन डालनी है, वो ऑर्डर 16 रूल 1 में ही डलेगी। आप एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हो, सीधा बुला रहे हो, सीधा गवाह को लेके आ रहे हो, और फिर कोर्ट से परमिशन मांग रहे हो कि साहब गवाह आ गया है, अब आप हमको परमिशन दे दो। हमने एप्लीकेशन नहीं डाली है, जिसको एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, हमने कोर्ट को नोटिस नहीं दिया है पहले, हम सीधा लेकर आए हैं, हमको अब परमिशन दे दो, वो रूल 1 है। बिना एप्लीकेशन के अगर गवाह को डायरेक्टली लाया जाता है, वो है 1A। एप्लीकेशन डाल के कोर्ट से सम्मन इश्यू करवाते हो आप, चाहे लिस्ट में लिखे गवाह के लिए चाहे बिना लिस्ट में लिखे गवाह के लिए, वो है रूल 1 जी। और भी कोई डाउट है या इसमें भी अब आगे बताऊं? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, 1 का ये कहता है कि तुमने एप्लीकेशन डाली नहीं, तुम सीधा ला रहे हो। सपोज आपका और मेरा केस है, कहानी तो ये बोलती है कि भैया किसी को भी गवाह बुला रहे हो तो कोर्ट से ही, कोर्ट के थ्रू बुलाना पड़ेगा, या कोर्ट को पहले बताना पड़ेगा।
आप सीधा ही उसको एज ए गवाह के तौर पर लेके आ रहे हो। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि वो गवाह एकदम से आते हैं, तो पता ही नहीं होता ये गवाह कहां से आ गया। ये रूल बन गया भैया, आप सीधा गवाह ला रहे हो, कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं। आप कोर्ट को बोलते हो कि साहब गवाह आ गया, कोर्ट बोलती है भैया एकदम से कैसे आ गया, बिना नोटिस बिना एप्लीकेशन के, आपने कुछ भी नहीं डाली है। तो अगर वो बताता है कि साहब कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड बता देता है, कोर्ट को लगता है सही है, कोर्ट परमिशन, तो अगर बिना एप्लीकेशन के आप गवाह लाते हो वो 1A है। एप्लीकेशन डाल रहे हो या हम बोले कोर्ट को पहले इन्फॉर्म कर रहे हो, कोर्ट को नोटिस दे रहे हो, नोटिस मतलब एक तरह से प्रक्रिया ये होती है कि एप्लीकेशन डालते हो, परमिशन लेते हो, तो 1 है। आप सीधा ला रहे हो 1A है। हाँ जी, नहीं नहीं सीधा सा है। जैसे मान लो आपका और मेरा केस चल रहा है, प्रक्रिया क्या होती है, नॉर्मल प्रक्रिया यही होगी, कोर्ट मेरे को बोले कि भैया तुम अपने गवाह पेश कर दो, मैं आप अपने गवाह पेश कर दो। तो उसमें नॉर्मल प्रक्रिया तो ये होती है कि भैया अगर आपको अपने गवाह पेश करने हैं तो उसकी एप्लीकेशन डालो, अगर आप सम्मन इश्यू करवाना चाहते हो तो उसकी एप्लीकेशन डालो, ठीक है साहब। उसके अलावा भी एक और बात होती है कि भाई आप जिस जिसको पेश करना चाहते हो उसका पहले कोर्ट को बताओगे, आप पेश करने से पहले कोर्ट को बताओगे, वो है रूल 1। भाई अगर सम्मन के लिए सम्मन इश्यू करवाना है तो एप्लीकेशन डालोगे, किसी को भी पेश करना है तो पहले कोर्ट को बताओगे, रूल 1। बिना कोर्ट को बताए डायरेक्टली कोर्ट में पेश कर रहे हो, जिस दिन तारीख थी सुनवाई की उसी दिन ही गवाह आ रहा है, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था, सामने वाली पार्टी को, सामने वाले वकील को कुछ पता ही नहीं था, आप सीधा उसी दिन ला रहे हो, कोर्ट को भी नहीं पता था। कोर्ट बोलते भैया ये साहब आपके साहब गवाह, कोर्ट पूछते पहले नोटिस दिया है, रूल 1 में कोई एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन कोई नोटिस दिया है, नहीं दिया साहब। वहां पे ये नहीं है कि कोर्ट लेगी नहीं, कि कोर्ट खारिज कर देगी, नहीं। अगर आप सफिशिएंट ग्राउंड शो कर देते हो, भैया कोई आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है जिसकी वजह से आप पहले एप्लीकेशन या पहले नोटिस नहीं दे पाए, तो 1A। बिना एप्लीकेशन के, बिना कोर्ट को इन्फॉर्म किए, बिना कोर्ट को नोटिस दिए, आप डायरेक्ट तारीख वाले दिन ही अगर गवाह को ला रहे हो, तब 1A चलता है। 1A कहता है अगर कोर्ट को सही लगा तो वो आपके इस गवाह को भी सुन सकता है, नहीं कि आप ला रहे हो तो कोर्ट सुनेगी सुनेगी, नहीं, सही लगा तो सुन सकता है। रूल 1 कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन देना है, आपको नोटिस देना है, आपको कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करना है, वो है रूल 1। ये है 2, 1 और 1। ठीक है। नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है कि अगर आपको किसी को भी गवाह के तौर पर लाना है तो आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा पहले, जिसको हम बोलते हैं नोटिस देना होगा, बताना होगा कोर्ट को कि कौन सा गवाह है, क्या नाम है, सब कुछ डिटेल, जो बेसिक डिटेल है, क्या बोलेगा नहीं, बेसिक डिटेल बताना होगा। नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है जो है रूल 1। बिना बताए बिना एप्लीकेशन के ला रहे हो तो वो रूल 1A में है, आप ला सकते हो, पर ऑब्वियस कोर्ट की इच्छा होगी तो उसको सुनेगी, नहीं तो नहीं। तो अगर बिना बताए कोर्ट को, बिना एप्लीकेशन के ला रहे हो तो 1A, एप्लीकेशन देकर कोर्ट को बताकर किसी को ला रहे हो तो रूल 1। ठीक है। हाँ जी, ये अभी क्लास खत्म होगी, कितने बज रहे हैं, 7:30, आधे घंटे के अंदर अपलोड होगा, आधा या 1 घंटा लगता है वैसे, सब में, सब में इतना ही लगता है, आधा 1 घंटा लगता है बस। ओके, ओके जी, वेलकम। चलिए ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू। ओके जी, मैंने अभी मैसेज डाल दिया, दोबारा मैं अभी फोन करता हूँ क्लास से फ्री होके। ओके जी।